नमस्कार, भाषा एकेडमी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? वन अधिकारी के लिए क्या आप तैयार हैं अच्छे से? तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाद में ये मत कहिएगा कि सारा सिलेबस तो अरे एकदम जैसा कि भाषा एकेडमी में बताया गया था वैसे ही आ गया। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। और आज का टॉपिक है वन बंदोबस्त। चलिए वनों का करते हैं हम लोग बंदोबस्त। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम 1927 की कौन सी धारा वन बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियों से संबंधित होता है? सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन अधिनियम 1927 की कौन सी धारा वन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा बनाए जाने वाले रिकॉर्ड से संबंधित होता है? सेक्शन 13 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 25 किससे संबंधित है? आरक्षित वनों में पथों, जो वेज होते हैं, जो रास्ते होते हैं, पथों और जल धाराओं को रोकने की शक्ति से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन के पड़ोस में ऐसी अधिसूचना के अनुवाद का प्रकाशन भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा किसमें प्रदान किया गया है? तो सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में कहा गया है वन के पड़ोस में ऐसी अधिसूचना के अनुवाद का प्रकाशन जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा में प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 16 प्रदान करती है क्या? कम्यूटेशन ऑफ राइट्स। ये क्या होता है? यानी कि अधिकारों का रूपांतरण। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन अधिनियम 1927 की कौन सी धारा वन अधिकारों के उपार्जन यानी एक्वायरल ऑफ फॉरेस्ट राइट्स पर रोक से संबंधित होता है? तो ये होता है सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। इसे आपको रटना ही होगा, इसमें कुछ समझने वाला वैसा नहीं है ज्यादा। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 12 किससे संबंधित है? तो ये है चारागाह या वन उपज के अधिकारों के दावों पर आदेश से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन अधिनियम 1927 की कौन सी धारा अधिकारों के विलुप्त होने से संबंधित होता है? तो ये है सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 10 किससे संबंधित है? यह है झूम खेती की प्रथा से संबंधित दावों का निस्तारण करने से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है यूपी की धारा 33 भू राजस्व अधिनियम? यह होता है वार्षिक रजिस्टर होता है। नोट को समझते हैं। म्यूटेशन और कुछ जो म्यूटेशन होता है यह और कुछ नहीं बल्कि एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से संपत्ति का शीर्षक स्थानीय नगर पालिका के रिकॉर्ड में बदल दिया जाता है। ओके। जैसे कि मतलब कोई व्यक्ति है, उसके कोई जमीन है, वो फिर किसी को और दे रहा है तो उसका जो नाम चेंज हो रहा होता है उसके बारे में इसमें बात कही गई होती है कि जब संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या पुराने मालिक से नए में स्थानांतरित हो जाती है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि रिकॉर्ड अप टू डेट रहे। ओके भाई, नए लोग लेंगे, नए उस जमीन के मालिक होंगे तो उनके नाम अब उसमें दर्ज किया जाएगा। यही चीज होता है म्यूटेशन, उसी को ही कहा जाता है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब चलते हैं वन बंदोबस्त के बाद। नेक्स्ट है फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ये अति महत्वपूर्ण है, इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। पूरे वीडियो को बहुत ही गौर से सुनिएगा क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आएगा आपके सामने। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के माध्यम से लघु वनोपज के विपणन तंत्र के तहत 14 नई लघु वनोपज वस्तुओं को शामिल करने का निर्णय लिया है। कितने? 14। ओके, 14 लघु वनोपज वस्तुएं अभी बताएंगे आगे, अभी इतनी जल्दबाजी में मत रहिए। नई शामिल वस्तुओं में टसर कोकून, हाथी सेब का सूखा, बांस का अंकुर, फल कांगनी के बीज और जंगली सूखे मशरूम ये सब शामिल किए गए हैं। चलिए योजना के बारे में हम समझते हैं। केंद्र सरकार ने 2011 में ही, ध्यान दीजिएगा, 2011 में न्यूनतम समर्थन मूल्य और लघु वनोपज यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस योजना की मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से लघु वनोपज के विपणन के लिए और लघु
उत्पाद वस्तुओं की एक चयनित सूची के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पेश किया था। शॉर्ट फॉर्म में समझिए कि सरकार ने जो लघु वनोपज होता है, जो जंगलों में रह रहे होते हैं, जो वहां के निवासी होते हैं, ओके, जो उन पर निर्भर रहते हैं, उनके द्वारा तैयार किया गया जो प्रोडक्ट होता है या उन जंगलों से प्राप्त जो प्रोडक्ट होता है, उसकी यहां पर बात कही गई है। उसके लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की बात कही गई है ताकि उनका भी आर्थिक विकास हो सके। ओके, आर्थिक के साथ साथ आर्थिक विकास होगा तो जाहिर से बात है वहां का सामाजिक विकास भी हो रहा होगा। ओके, इस चीज पर इसमें बल दिया गया है जिसका 2011 में बात कही गई थी। समझ गए इतना चीज? चलिए नेक्स्ट समझते हैं। इसका जो उद्देश्य होता है इन वंचित वनवासियों को एक सामाजिक सुरक्षा, अभी मैंने आपको बताया है, एक सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करना और उनको सशक्तिकरण में सहायता करना है उनके, ताकि उनका संपूर्ण विकास हो सके। ओके, चलिए इसके कार्यान्वयन को समझते हैं। एमएसपी जो होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, ओके, पर एमएफपी यानी कि वही लघु वन उपज, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता है, खरीदने की जिम्मेदारी राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के होगी। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, किसको जिम्मेदारी होगी? उनके प्रोडक्ट को लेने की राज्य द्वारा नामित एजेंसियों को। बाजार मूल्य का पता लगाने के लिए विशेष रूप से लघु वन उपज में व्यापार करने वाले प्रमुख बाजारों के लिए एक नामित एजेंसियों द्वारा बाजार संवाददाताओं की सेवाओं का लाभ उठाया जाएगा। वही चीज इसमें बस थोड़ा सा घुमा के बोल दिया गया है, आप बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यह योजना प्राथमिक मूल्य संवर्धन का समर्थन कर रही होती है। जो प्राथमिक मूल्य संवर्धन होता है उसको बढ़ावा दे रही होती है और साथ ही साथ ये बढ़ावा दे रही होती है कोल्ड स्टोरेज को, ताकि उस प्रोडक्ट को सुरक्षित रखा जा सके, लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके। गोदाम बनाने पर बल दिया जाता है, आपूर्ति श्रृंखला की अवसंरचना को बेहतर बनाने पर उसमें बल दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ही एक नोडल मंत्रालय का कार्य कर रहा होता है। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और जो मंत्रालय होता है जनजातीय कार्य मंत्रालय, ये ट्राइफेड की तकनीक की मदद से न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या कर रहा होता है? निर्धारण करता है। ट्राइफेड की मदद से कर रहा होता है। ट्राइफेड के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। ओके, चलिए एमएफपी क्या होता है अब इस पर भी हम ध्यान दे देते हैं। ओके, मिनिमम जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उसके बारे में वन अधिकार अधिनियम की धारा 221 जो है कि एक लघु वन उपज एमएफपी को गैर इमारती वन उपज के रूप में परिभाषित करती, ध्यान दीजिएगा, गैर इमारती वन उपज के रूप में परिभाषित करता है, क्योंकि इसमें क्या शामिल होते हैं? बांस, ब्रशवुड, स्टैम्प, बेंत, कोकून, शहद, मोम, लाख, तेंदू, पत्ते, औषधीय पौधे आदि ये सभी इसमें शामिल होते हैं जो कि गैर इमारती टाइप के होते हैं। वर्तमान में 87 जो एमएफपी है, मिनिमम फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस होते हैं, उनको एमएफपी योजना के लिए क्या किया गया है? एमएसपी के अंतर्गत, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत उनको लाया गया है। ओके, ताकि उनका सही से राज्य सरकार के द्वारा उनको खरीद, जो उनके द्वारा तय की गई एजेंसियां उनके द्वारा खरीद किया जा सके। अब ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर डालता हूं, ये दो क्वेश्चन आप कमेंट के जरिए बताइएगा। एमएफपी के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के बारे में कौन निर्णय कर रहा होता है और वर्तमान में कितने उत्पाद एमएफपी के अंतर्गत आते हैं? ओके, तो बस आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे और ऐसा वीडियो केवल मिलेगा तो भाषा IQ एकेडमी में ही मिलेगा, ये मेरा दावा है। ओके, तो बस यहां पर मैं आपसे विदा लेता हूं। खुश रहिए, वन दरोगा की तैयारी में जुटे रहिए। जय हिंद, जय भारत।